पूर्व में राज्यसभा सांसद और इस क्षेत्र का यहाँ से प्रतिनिधित्व कर चुके हमारे सम्मानित श्रीमती विप्लव ठाकुर जी, हमारे ज्वालामुखी के विधायक संजय रतन जी, हमारे पालनपुर के विधायक आशीष पटेल जी, डेरा की विधायक कमलेश ठाकुर जी, हमारे प्रिंसिपल एडवाइजर आईटी गोकुल पटेल जी, कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन श्री उदीप सिंह थानिया जी, कांगड़ा एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक के चेयरमैन श्री रामचंद्र पठानिया जी, एपीएमसी चेयरमैन श्री निशु मुंगा जी, वूल फेडरेशन के चेयरमैन श्री मनोज कुमार जी, श्री अजय वर्मा जी उपाध्यक्ष एचआरटीसी, कांग्रेस नेता श्री संजय मुखोरिया जी, कांग्रेस नेता श्री सुरेंद्र जैन जी जो कांग्रेस के दोनों ही प्रत्याशी थे, श्री सुरेंद्र ठाकुर जी जो कि सिविल सप्लाई के डायरेक्टर है, सभी सम्मानित हमारे पूर्व में ब्लॉक अध्यक्ष हरिओम शर्मा जी जो कि एक्स ब्लॉक प्रेसिडेंट थे, विजय कुमार जी जो एक्स ब्लॉक प्रेसिडेंट थे, पुष्कर जी, सभी हमारे बुजुर्ग साहबान, माताएं, बहनें, युवा साथियों, ठीक 10-11 महीने पहले आपने यहाँ से श्रीमती कमलेश ठाकुर को विधायक बनाकर मैं आपके पास आया और श्रीमती कमलेश ठाकुर जी ने मुझे आपकी परिस्थिति के बारे में बताया। सबसे बड़ी समस्या जो कि फॉर्म बनने के बाद लोगों को जो दस झेलना पड़ा, उस आवाज को पाकिस्तानी बैंक में उठाया, हमने उसके समाधान के लिए 50 वर्षों से तकरीबन ये परिवार फॉर्म कैंप ऑफिस का श्रमिकों का दर्द झेलते हैं। कैसे ये अधिकार मिले, कैसे जमीन पर जहां बसे हैं आए दिन कोई ना कोई आपको तर्क करता था, आपको अपना कल्चर सर्टिफिकेट भी बनाना पड़ता था, आपको अपना माइंड सर्टिफिकेट भी बनाना पड़ता था, कितने चक्कर काट कर आपके सर्टिफिकेट बनते थे। आज मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने आज उन सभी 89 लोग हैं, 99 के करीब लोग हैं जिनको ये पट्टे दे रहे हैं, उनका अधिकार दे रहे हैं, वो भी आप डेरा की आम जनता की तरह सब सुविधा प्राप्त करेंगे। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और जो लोग रह रहे हैं उनको भी हमारी सरकार पट्टे देगी ताकि उनके मन में भी ये रहे कि वो स्थापित हुए हैं और अपने ही प्रदेश में वो स्थापित कर सकते हैं। जो गरीब होंगे, हमारे जो चाहे जिनकी आय कम होगी, उनको घर बनाने के लिए जो रास्ता है उनको हमारी सरकार 1 लाख रुपया घर बनाने के लिए तस्वीर देख रहा। 25 साल पहले यहां कांग्रेस है। ये डेरा के लोगों का सौभाग्य होगा हरिपुर के लोगों की किस्मत खुली होगी। जिसे आपने चुनाव जिताकर भेजा वो भाग्य ने ऐसा खेल खेला, वो आजाद प्रत्याशी थे, किसी भी पार्टी का समर्थन दे सकते थे, पर डेरा की किस्मत का दरवाजा खुला था
उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। और जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो अहम जो होता है, अहंकार जो होता है, भगवान भी उसको देखता है। आजाद प्रत्याशी ने इस्तीफा दे दिया, जो किसी पार्टी का प्रत्याशी नहीं था, पर अहंकार था कि मैं जनता के बीच अपने पैसे का रुतबा दिखाकर दोबारा चुनाव जीत जाऊंगा। वो पैसा तो दिखा सकते थे, लेकिन आपकी किस्मत का फैसला उनके त्याग पत्र से पैदा होना था, जिसके कारण आज कौम डेमोक्रेसी की समस्याओं का समाधान है। मैं जब जा रहा था सकरी के लिए लास्ट गांव में, तो नंदपुर का पुल बनना था। पुल के कभी थोड़े थोड़े पिलर निकल रहे थे। मैंने अधिकारियों की बैठक की और कहा, 2 बेटियां मिली मुझे कुएं के पास, जहां पीपल का पेड़ था, पानी का घड़ा उठाकर जा रही थी। मेरी उससे बातचीत हुई। उन्होंने कहा हम चंडीगढ़ रहते हैं। उन्होंने कहा कि बरसात में हम पिछड़ जाते हैं, 3-4 महीने हमारे पास कोई रास्ता नहीं रहता। अधिकारियों की बैठक में हमने फैसला किया और ये नंदपुर का पुल आपका दिसंबर में बनकर तैयार हो जाएगा। और आपको मैं कहना चाहता हूं, अभी मैं आदर्श स्वच्छता संस्थान डेरा का, जिसको कि कमलेश ठाकुर जी ने कहा कि 10 स्वच्छता संस्थान बना दिया जाए, उद्घाटन करने के पूछा कितने डॉक्टर है? कहा सिर्फ 4 डॉक्टर है। 3 डॉक्टर अभी आ चुके हैं, 1 डॉक्टर नहीं है। एक्सरे की मशीन नहीं है और अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं है। मैंने इनसे बात की, क्योंकि ये क्षेत्र कांगड़ा का ऐसा है जो थोड़ा सा पिछड़ा है और इसे अब सबसे आगे आना है। इस दृष्टि से मुझे मेरी विधायिका साहिबा ने कहा कि इसमें आदर्श स्वच्छता संस्थान आप इसे बनाइए। मैं आदर्श स्वच्छता संस्थान के बारे में आपको बताना चाहता हूं। सिर्फ 68 विधानसभा क्षेत्र में एक संस्थान दिया गया। उसमें क्या सुविधा देते हैं? उसमें 6 सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रदान किए जाएंगे, जिसमें गायनिक का भी होगा, सर्जरी का भी होगा, ऑर्थो का भी होगा। और जो स्टाफ नर्सिस है, उसका पूरा स्टाफ को भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हरिपुर के CHC को मैं आदर्श स्वच्छता संस्थान बनाने की भी घोषणा कर रहा हूं। 2-3 महीने में, क्योंकि 3-4 महीने में आप देखेंगे कि यहां डॉक्टरों की पूरी संख्या प्रदान कर दी जाए। आर्थिक स्थिति से कैसे मजबूत हो? आपकी जेब में पैसे कैसे आए? शाम को आपके पास जब कोई कमाने जाए तो कितने पैसे कमा कर लाए? हमने पहले ही दिन मुख्यमंत्री बनने के बाद 6 महीने के भीतर हमने कहा कि हम कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल ऑफ द स्टेट बनाएंगे। कई लोगों ने हम पर चर्चा की और आज मुझे खुशी है 600 करोड़ रुपए की लागत से बनखंडी में अंतरराष्ट्रीय स्तर के जू का निर्माण किया जा रहा है। उसका पहला फेज अगले साल मैं उद्घाटन करने आऊंगा और अगले साल से वो कार्य शुरू किया जाएगा। इससे क्या होगा? जो जू को देखने वाले टूरिस्ट आएंगे वो हरिपुर में भी रुकेंगे और जगह भी रुकेंगे, होम स्टे हो जाएंगे। और जो जानवरों पर रिसर्च करने वाले लोग होते हैं वो भी आएंगे और हर दुकान के पास अगर रुक के कुछ चीज खरीदेंगे उससे उसकी आय बढ़ेगी। ये परिणाम आने वाले 5 साल में आपको नजर आएंगे। आपके पास जिस दुकानदार की आज आय हरिपुर में अगर 1000 रुपए हो रही है, 5 साल बाद वहां 5000 रुपए की आय एक दुकानदार की होने लगेगी।
कांगड़ा के एयरपोर्ट के विस्तार के लिए हमारी सरकार ने तकरीबन अभी तक 400 करोड़ रुपए की जमीन को एक्वायर कर लिया है। अभी 2 दिन बाद बैठक होगी, कहां से पैसे का इंतजाम करना है, उस दृष्टि से हम आगे बढ़ रहे हैं। और कांगड़ा के एयरपोर्ट की लैंड एक्विजिशन का कार्य अभी मुझे जो कांगड़ा से संबंधित लोग मिले, हमने पहले उसको थोड़ा स्लो कर दिया था कि विरोध हो रहा है, लेकिन आज वो लोग कह रहे हैं कि जिस प्रकार का कंपनसेशन आप दे रहे हैं, आप हमें अवार्ड जल्दी जल्दी कीजिए। तो जो मुझे लोग मिले हैं उन अवार्ड को हम जल्दी ही अवार्ड कर देंगे। इसके अलावा पूरे कांगड़ा जिले में विकास कैसे हो? कांगड़ा में सिर्फ एक एजुकेशन बोर्ड कोई तकरीबन 25 साल पहले है। हमने कहा कि कांगड़ा सबसे बड़ा जिला है और इस जिले में कुछ विभाग, कुछ डिपार्टमेंट आने चाहिए। और अभी हमने वाइल्ड लाइफ विंग का जो शिमला में ऑफिस था उसको शिफ्ट करके धर्मशाला में ऑर्डर कर दिए गए और वहां अब धर्मशाला में सारे जो एम्प्लॉइज हैं वो आकर धर्मशाला बैठेंगे। रेरा का एक इंस्टीट्यूशन है जहां बिल्डिंग बनाने के लिए परमिशन मिलती है, उसको भी कांगड़ा शिफ्ट किया जाएगा। और कुछ और ऑफिस आने वाले समय में शिमला को डिजिटल करने के लिए कांगड़ा में शिफ्ट किए जाए ताकि आपकी आय के साधन बढ़े। जब से हमारी सरकार आई है, हमारी पहुंच, हमारी नीतियां और हमारी सोच गांव में बैठे हुए किसान के लिए और आम परिवार के लिए इंगित है। मेरे आपने 2 बजट और 3 बजट देखे होंगे। जिन लोगों ने बजट पढ़ा होगा उन लोगों ने देखा होगा कि हम प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं। हमारे 90% लोग गांव में रहते हैं, उनके हाथ में पैसा कैसे पहुंचे, हमने नीतिगत बदलाव किया है। मुख्यमंत्री बनने के बाद जब मुझे आर्थिक लेखा जोखा अधिकारियों द्वारा दिया गया, इस प्रदेश पर पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा ले रखा था और 10,000 करोड़ रुपए का सरकारी कर्मचारियों का एरियर के रूप में ले, जो आज हम पर दे रखा है वो एरियर के रूप में उन्होंने सरकारी कर्मचारी और अधिकारी को नहीं दिया। उस समय हमारे आय के क्या साधन थे? उस समय हमारे पास पैसा कहां से आता था? जब जीएसटी लगना था, 2017 में जीएसटी पूरे देश में लागू हुआ। जीएसटी से पहले इस प्रदेश में बत्ती और उसके साथ लगते जो एरिया थे उसमें वैट और एक्साइज के द्वारा हर साल 5,000 करोड़ रुपए का सरकार को राजस्व प्राप्त होता था। 5,000 करोड़ रुपए। जीएसटी लगने के बाद हिमाचल प्रदेश को क्या नुकसान हुआ? जीएसटी लगने के बाद हिमाचल प्रदेश को यह नुकसान हुआ कि आज जब 2017-16 में 5,000 करोड़ रुपया आता था, आज हमें सिर्फ 150 से 200 करोड़ रुपया आ रहा है। उसकी भरपाई के लिए जीएसटी काउंसिल ऑफ गवर्नमेंट केंद्र की सरकार ने 2027 में हमें 3200 करोड़ रुपया हर साल देना शुरू किया। 5 साल तक वो हमें 3200 करोड़ रुपया देते रहे और 5 साल जून 2022 तक उन्होंने इस प्रदेश की सरकार को 15,000 करोड़ रुपया दिया। जून 2022 में वो जीएसटी बंद हो गया। सरकार बीजेपी की थी, सरकार डबल इंजन की सरकार थी। और जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट होती है, ये चीज मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो आपकी संपदा है
जो आम जनता की संपदा है, जो आपका धन है, किस तरह से बेरहमी से भ्रष्टाचार के चोर दरवाजों से लुटा कर रख दिया। आपकी संपदा क्या है? इस समाज में रहने वाले हिमाचल प्रदेश के जो भी संपत्ति है वो जनता की संपत्ति है, आपकी संपत्ति है। इस संपदा का और इस संपत्ति का सही मायने में किसी ने दोहन किया है तो सिर्फ उसका फायदा हिमाचल प्रदेश की सिर्फ 30% जनता को हुआ है। 70% जनता को उसके हक से, उस संपदा के हक से महरूम रखा गया है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए हुआ कि 40 साल से एक ऐसी व्यवस्था चली जिस व्यवस्था के सिर्फ किसी ने ध्यान नहीं दिया। चुनावों के वक्त आकर अपनी राजनीतिक इच्छा पूर्ति के लिए कुछ घोषणाएं कर दी, उन घोषणाओं के आधार पर हम चुनाव जीत गए। और आज हालात ये है कि जो शिक्षा संस्थान है आपके, जहां आपके बच्चे पढ़ने जाते हैं सरकारी स्कूलों में, गांव के गरीब परिवार ने भी उन सरकारी स्कूलों से बच्चे निकालकर इंग्लिश स्कूल, प्राइवेट स्कूलों में दाखिल करने शुरू कर दिए। पढ़े लिखे टीचर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के तहत टीचर सरकारी स्कूलों में लगे हैं और जो निजी स्कूल में ले जा रहे हैं बच्चे, उसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि शिक्षा के स्तर में गिरावट है। गुणात्मक शिक्षा में जो क्वालिटी एजुकेशन होती है, आप बड़ा प्यार से अपने बेटे को सवेरे खुश होकर सुबह का नाश्ता करवाकर घर भेजते हैं कि बेटा मेरा पढ़ने स्कूल जा रहा है। और जब वो स्कूल जाता है वहां टीचर उसे पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चों की संख्या 10 है, 15 है और 10-15 में बच्चे का एक्सपोजर नहीं हो पाता। उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस सरकारी स्कूलों का ध्यान नहीं दिया और निजीकरण के लिए तरफ ध्यान दिया। प्राइवेट स्कूल में आज गांव का किसान का बच्चा भी 100 रुपए देने को तैयार है, सरकारी स्कूल को ये सोचकर कि यहाँ पढ़ाई नहीं होती, सिर्फ बच्चे को भेजो, 5वीं 10वीं करवाओ और उसके बाद कोई राजनीतिक नेता के पास जाओ और नौकरी प्राप्त करने की कोशिश करो। आज शिक्षा के स्तर में हम हिंदुस्तान में 21वें स्थान पर पहुंचे। उसका कारण क्या है? उसका कारण एक है कि हमने इन सरकारी स्कूलों के विस्तार और क्वालिटी की तरफ ध्यान नहीं दिया, सिर्फ राजनीतिक इच्छा के लिए धन को लुटा दिया। हॉस्पिटल्स के क्या हाल है? हॉस्पिटल में आप जाते हो, क्या हाल होते हैं? आपकी बीमारी का कोई पता नहीं लगता। आप चेक करवाने जाते हैं कि मेरे पेट में दर्द है, मेरे कहीं और पीड़ा हो रही है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर देखता है पेन किलर और आपको जो उसकी दवाई होती है वो देता है, ठीक हो गए, नहीं तो होता क्या है? उसके बाद आप दूसरे हॉस्पिटल में जाते हो, फिर तीसरे हॉस्पिटल में जाते हो। जिस तरह ट्रांसफर हो रही है वैसे ही रोगी की ट्रांसफर होती है। और हॉस्पिटल में जो हमारे बेस्ट हॉस्पिटल है, जिनको हम बेस्ट कैटेगरी में मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन हॉस्पिटल्स में भी ऐसी व्यवस्था कर दी कि आज वो सब दयनीय स्थिति में हो गए। शिमला का आईजीएमसी, राजधानी का आईजीएमसी मेडिकल कॉलेज है, जहां सब लोगों को बहुत आशा होती है। मेडिकल टेक्नोलॉजी कितनी हाई स्तर पर पहुंच गई है, 19 साल पुरानी एमआरआई मशीन लगी है। तो इन हॉस्पिटलों में तो 20-20, 25-25 साल मशीनें पुरानी लगी है, क्या नजर आएगा आपको? क्योंकि उन्होंने कभी इस चीज की तरफ ध्यान नहीं दिया। हमारी सरकार ने इस तरफ ध्यान दिया है। आने वाले 1 वर्ष में हमने कहा है कि आईजीएमसी और टाटा मेडिकल कॉलेज को एम्स की तर्ज पर बेस्ट मेडिकल टेक्नोलॉजी दी जाएगी और स्टाफ भी बेस्ट दिया जाएगा। इन सब के लिए पैसे की जरूरत होती है और पैसा कहां लुटा दिया जाता है? चुनावों के वक्त कहा दिया जाता है सबको फ्री मिलेगा, सबको फ्री मिलेगा। आप फ्री का खा रहे हैं। हम कहते हैं कि सबको फ्री मिलेगा, हम कहते
चाहते कि फ्री उनको मिलना चाहिए जो गरीब है, जिसके पास 2 वक्त खाने की नौबत आई है, उसको फ्री मिलना चाहिए। पर हमने क्या किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया कि फ्री दे दिया, बिजली 125 यूनिट फ्री है। बड़े बड़े लोगों को सब्सिडी दे दी, जो 1-1 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स देते हैं, उनको पानी फ्री, बिजली फ्री। नुकसान क्या हुआ आपको? जो गरीब को मिलना चाहिए वो गरीब को नहीं मिला। गरीब तो बेचारा 200 यूनिट बिजली पूरे महीने में खर्च करता है। गरीब तो बेचारा पानी का पूरे अपना घर में बाल्टी भर के रखता है। लेकिन जो अमीर है, जिनको फ्री दे दिया जाता है, नलके फ्री चलते हैं। इन सब चीजों को हमने नेशनलाइजेशन की है और हम आपकी संपदा को नहीं लूटने देंगे। बड़े बड़े उद्योगपति आए, मैं सुन रहा था एक दिन यहां कांगड़ा का एक नेता बोल रहे थे कि मेडिकल डिवाइस पार्क केंद्र सरकार ने दिया। मेडिकल डिवाइस पार्क जिसकी जगह 500 करोड़ रुपए की थी, 500 करोड़ रुपए की पिछली बीजेपी की जयराम ठाकुर जी की सरकार और केंद्र की डबल इंजन की सरकार ने 500 करोड़ की जगह, जो कि बद्दी में मेडिकल डिवाइस पार्क के नाम से लुटा दी गई, 12 लाख रुपए में दी गई। ये कोई बड़ा एहसान नहीं था। 12 लाख में 500 करोड़ की जगह उद्योगपति और मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए दे दी गई। यही नहीं, आपको बिजली 300 यूनिट के बाद 6 रुपए पड़ती है। उद्योगपतियों को क्या कहा कि आपको 3 रुपए पर यूनिट 10 साल तक बिजली मिलेगी, मुफ्त में पानी मिलेगा, और जो उद्योगपति सामान बनाएगा वो उसके लिए स्टोर भी आपको बनाना पड़ेगा, सड़क भी आपको बनानी पड़ेगी। इस प्रकार आपकी संपदा को लुटा दिया गया। हमने इसको रोका तो बड़ी बड़ी बातें करने लगे कि मेडिकल डिवाइस पार्क हमें मिलना चाहिए। हमें मेडिकल डिवाइस पार्क मिलना चाहिए, लेकिन अपनी संपदा को लुटा कर नहीं मिलना चाहिए। आज हमारे पास पानी सबसे बड़ा संपदा है। पौंग डैम विस्थापित हुए, हजारों करनाल जगह पौंग डैम में समा गई। दर्द हमको झेलना पड़ा, लेकिन अधिकार आपको नहीं मिला। मैंने देश के प्रधानमंत्री से बात की है कि जो भी पौंग डैम विस्थापित है और जो भी हमारी पानी का सदुपयोग कर रहे हैं, पानी हमारा बहता हुआ सोना है, आप इसमें हमें फ्री रॉयल्टी 12% जरूर दीजिए, ताकि हमारी जगह जो है, वो जो हमारी जगह है जो जलमग्न हो गई है, उसका राइट हमें मिलना चाहिए, उस पानी में हमें अधिकार मिलना चाहिए। जब और राज्य, झारखंड जैसे राज्य अगर कोयला निकलता है उस पर टैक्स लगा सकते हैं, हम अपने पानी पर वाटर सेस तक नहीं लगा सके। उसके लिए कोर्ट में स्टे कर दिया गया भारतीय एनटीपीसी और एनटीपीसी द्वारा। हम उस अधिकार की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जो आपका 100 रुपया है, आपको जागरूक होना है। आपका जो 100 रुपया राज्य सरकार के पास आता है, राज्य सरकार आपके सबसे परिवार की मुखिया है। जिस तरह आपके परिवार में 100 रुपया आता है, आप उस 100 रुपये का बंटवारा करते हो। ये दूध के लिए होगा, ये पानी के लिए होगा, ये बच्चे के स्कूल के फीस के लिए होगा, ये बस के किराए के लिए होगा। उसी प्रकार राज्य सरकार भी 100 रुपये का बंटवारा करती है। कैसे करती है? उसमें से 100 रुपये में से 70 रुपये, 100 रुपये में से 70 रुपये पे पर चले जाते हैं, पेंशन में चले जाते हैं, जो कर्ज लिया हुआ है उसके मूलधन को देने के लिए चले जाते हैं, फिर कर्ज पर जो ब्याज लगता है उसको देने के लिए चले जाते हैं। तो 70 रुपये इस तरह चले जाते हैं। और 30 रुपये जो हमारे पास बचते हैं, उस 30 रुपये में हिमाचल प्रदेश की 60 लाख जनता का
60 लाख जनता का हमने घर चलाना है। तो ये क्यों होता है? आज हमारी सरकार अपना कर्जा लेने के लिए कर्ज के नीचे डूब चुकी है। आज हमें कर्जा वापस करने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है, लेकिन हमने नीतिगत बदलाव किया है और उस बदलाव के तहत अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है। मैंने कई बार कहा, कई दिन से कहता हूं, हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, हमें अपने पांव पर खड़ा करना पड़ेगा। जब हम आत्मनिर्भर बनेंगे तो आपकी जेब में पैसा होगा, आपके बच्चों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे, आपके बच्चों के लिए व्यापार के अवसर पैदा होंगे। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि 2027 में हम आत्मनिर्भर बनेंगे, 2032 में विश्वास करना हिंदुस्तान के सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्यों में हिमाचल प्रदेश होगा। आपने देखा होगा इस बजट में हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जो दूध पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे रहा है। भैंस का दूध सरकार 61 रुपए किलो खरीदेगी, गाय का दूध सरकार 51 रुपए किलो खरीदेगी, और जो गाय और भैंस के गोबर आधारित खेती करेगा, आप लोगों को मैं हरिपुर वालों को खास बताना चाहता हूं, आप प्राकृतिक खेती का फॉर्म भरिए। आपके आत्मा प्रोजेक्ट में प्राकृतिक खेती के माध्यम से और कृषि विभाग के माध्यम से फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अभी कुछ लोगों ने हमीरपुर में प्राकृतिक खेती से उगाई, गोबर से उगाई गेहूं खरीदी। सरकार ने 60 रुपए किलो के हिसाब से वो गेहूं से ली है, 40 रुपए किलो के हिसाब से मक्की ली है। आप फॉर्म भरिए। इसके अलावा अगर बंदर है, जंगली जानवर है, सुअर है, नीलगाय है, वो तो सारी फसल को नष्ट कर देती है। आप हल्दी का फॉर्म भरिए, 90 रुपए किलो सरकार कच्ची हल्दी आपके से खरीदेगी जो प्रकृति के तौर पर उगाई गई है। ये जब हम 90 रुपए किलो बेचेंगे तो आपकी आय डबल होगी, क्योंकि उसको तो एक ही बार लगाना है, मेहनत भी ज्यादा करनी नहीं पड़ेगी, गुडाई भी नहीं करनी पड़ी, यहाँ तो गुडाई करनी पड़ी, यूरिया डालना पड़ा। तो अगर आप करेंगे तो आपके पास सरकार आपके हाथ में पैसा देना चाहती है। इसलिए मैंने आपको कहा कि आजकल कृषि विभाग सबके फॉर्म भरवा रहा है, और पिछली बार जो हमने 40 रुपए 30 रुपए किलो मक्की खरीदी थी प्राकृतिक तौर पर, वो 30 रुपए मक्की को हमने मक्की का आटा बनाकर बेचा। वो सारी जितनी मक्की हमने प्राकृतिक आधार पर खरीदी, वो सारा मक्की का आटा हमारा बिक गया। सरकार को भी नुकसान नहीं हुआ, किसान को भी नुकसान नहीं हुआ। इस बजट में मैंने उसको बढ़ाकर 40 रुपए किलो किया और गेहूं को 60 रुपए किलो किया, क्योंकि हमारे पास जमीन थोड़ी है। तो अगर कोई भी किसान थोड़ी जमीन में कुछ अपना गुजारा करता है और यूरिया ना डालकर बीमारियों से भी बचता है और पैसे भी कमाता है, इस दृष्टि से हमारी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कार्य कर रही है। अंत में मैं ये कहना चाहता हूं, हरिपुर में हमारी कोशिश है, जो भी सम्मानित हमारी विधायिका ने कहा है, उस कार्य को हम बजट के अनुसार आगे बढ़ाएंगे। घोषणा करना आसान होता है, घोषणा के बाद उस पर अमली जामा करना मुश्किल होता है। तो जब घोषणा करते तो उसके लिए पैसा देना पड़ता है। तो आपको मैंने कहा कि हरिपुर का जो ये हॉस्पिटल है, इसको अपग्रेड करके इसको आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बना दिया जाएगा। इसके अलावा मांग तो काफी रखी है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि
जो आपके यहाँ 43 करोड़ रुपए से आपको जो पीने का पानी है वो स्वच्छ मिलना चाहिए, साफ मिलना चाहिए, क्योंकि पानी की क्वालिटी में भी आपको कई चीजें पानी पीने से नहीं क्वालिटी पता लगती, जब उसका टेस्ट करवाया जाता है तो पता लगता है। तो जब यहाँ टेस्ट करवाया गया IPH के द्वारा, मैंने खुद टेस्ट करवाया कि नदी के किनारे जो लोग हैं उनके पानी के कहते सिल्ट बहुत है, सिल्ट होने के कारण आप देखते होंगे पत्थरी हुई है, कोई कुछ हुआ है, तो काफी संख्या में पत्थरी हुई यहाँ और पाएंगे। उस दृष्टि से मैंने यहाँ पूरे देरा विधानसभा क्षेत्र के लिए 43 करोड़ की एक स्वच्छ पेयजल जल योजना को पैसा स्वीकृत किया है, जिसका कार्य शुरू हो जाएगा, जिसमें गुलेर बिलासपुर जो लिफ्ट वाटर सप्लाई स्कीम है उसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सब स्कीम में लगेगी। जो अभी शिमला में लग रही है वो आपके देरा हरिपुर ग्रेड में लगने जा रही है। एक वाटर सप्लाई स्कीम गुलेर बिलासपुर है, हरिपुर है, खैरिया है, मंगोली है, सकरी है, बनखंडी है और श्रीनाथ है। ये जो स्कीम है इस एरिया की 43 करोड़ रुपया पूरे देरा विधानसभा क्षेत्र के लिए पैसा भी ले दिया गया है, टेंडर भी लगा दिया गया है। इस स्कीम में आपको क्वालिटी वाटर कैसे मिले, एक टैंक बढ़ाई जाएगा ना, पानी भरी जाएगा ना, नल के चाह दिया साफ भी आना चाहिए। जल्दी पानी साफ नहीं होगा तो बीमारी होगी। तो हमने कहा कि यहाँ यूवी रेस पानी क्लोरीन नहीं डलेगा। कि आपने देखा होगा ब्लीचिंग पाउडर डाल रहा है, जब खाना बनाते तो उसमें स्मेल आ रही है, जे अब खाना खा रहे तो भी स्मेल आ रही है। तो उसमें क्लोरीन और ब्लीचिंग पाउडर हटाकर जो पूरे विश्व में सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी है वो हरिपुर गुलेर और देरा के लोगों को मिलने जा रही है। वो क्या है? वो है यूवी रेज है, ऑक्सीडेशन है। ये सब चीजों के द्वारा कंप्यूटराइज के द्वारा इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम आपको स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाएंगे। देरा जो कभी कहता था कि कोई नहीं देरा, मैंने चुनावों से पहले भी कहा था कि देरा अब मेरा। तो आपको पता है कि देरा के रूप में मेरी पत्नी यहाँ से विधायक बन गई, वो आप जानते हैं आपके आशीर्वाद से। अब मकसद सिर्फ ये है कि 3 साल के भीतर जो कार्य स्पीड से करवाया जा सके उसको स्पीड से करवाया जा सकेगा। इसलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर ये कहता हूँ कि पॉक डैम विस्थापितों के दर्द को हम समझते हैं। मैं आपको जो सामर्थ्य नहीं है, जो बेचारे अभी भी 50 साल से छोटे छोटे घरों में रह रहे हैं, उनको 3 लाख रुपया घर बनाने के लिए देने की भी घोषणा करता हूँ। और आप जानते हैं जो हमारे संजय रतन जी बैठे हैं, सी जी बैठते हैं, इनकी इनडायरेक्ट अप्रोच है। ये आएंगे तब मिलेंगे, और जो आपकी विधायिका है उसकी डायरेक्ट अप्रोच है। तो आपकी विधायिका का जो सीधे घर में आएंगे और अपना काम करेंगे। और मैं एक बार फिर से अपनी जो हमारे पूर्व कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती विप्लव ठाकुर जी है, मुझे अभी से नहीं तकरीबन 30-35 वर्ष से, जब से मैं काउंसिलर का चुनाव लड़ रहा हूँ तब से जानते हैं। इनके जो हस्बैंड थे कामरेड परशुराम जी, उन फादर थे, उन्होंने भी यहाँ बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ क्योंकि आपके साथ हमने काफी लंबी लड़ाई मिलकर लड़ी है। और मैं इसलिए ये बात कहना चाह रहा था कि मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, सरकार में पढ़ने वाले स्कूल का दर्द जानता हूँ। लेकिन तो पढ़ाई अच्छी होती थी, फिर कॉलेज गए, यूनिवर्सिटी गए, और यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद आज हम एक आप परिवार जैसे, आप जैसे परिवार से निकलकर मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा हूं। तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप परिवार से, गरीब परिवार से, किसान परिवार से, और जो
गांव में रहने वाला व्यक्ति है, अगर वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ध्यान लगाकर काम करता है, निष्ठा पूर्वक काम करता है, लगनशीलता से काम करता है, तो वो चीज वो प्राप्त कर सकता है। कई बार असफलता मिलती है, लेकिन बार बार असफल होने से मन नहीं छोटा करना पड़ता है। आप बार बार प्रयास करते जाइए, सफलता आपके कदम चूमेगी। यही कर्म नीति है। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय माता।